घटना को। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मोरबी ब्रिज हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा कि मैं एकता नगर में हूँ, लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों के साथ है। मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। एक तरफ दर्द से भरा दिल है तो दूसरी तरफ है कर्तव्य का रास्ता। साथ ही पीएम ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अस्पताल में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जहां घायलों का इलाज चल रहा है, लोगों को कम से कम परेशानी हो यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम के कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। गुजरात के मोरबी केबल ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मृतकों की तादाद 140 से ऊपर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे पर ट्वीट किया और पीएम मोदी और गुजरात सरकार पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही घटना को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया। दिग्विजय सिंह ने पुल की मरम्मत में कितना खर्च हुआ है, इसका भी हिसाब मांगा। पूर्व सीएम ने एक के बाद एक ट्वीट कर कई तीखे सवाल किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 6 महीने से पुल की मरम्मत हो रही थी, कितना खर्च आया, 5 दिन में गिर गया। 27 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, यही आपका विकास मॉडल है। इसी साल जुलाई में कच्छ जिले के ग्राम बिदड़ा में नर्मदा नहर पर निर्माण पहले दिन की टेस्टिंग में ही टूट गया था। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह रैलियां और कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजस्थान में भी कई कार्यक्रम हुए। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से रवाना हुई रन फॉर यूनिटी दौड़ आरटीटीसी विजय स्तंभ से पुलिस लाइन होती हुई इंदिरा इंडोर स्टेडियम पर जाकर संपन्न हुई। दौड़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और जनप्रतिनिधियों समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी को कलेक्टर टीना डाबी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनकी हौसला अफजाई की। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर युवाओं ने देश भर में एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए एकता दौड़ का आयोजन किया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें याद किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने भी उन्हें शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि दादी, आपका प्यार और संस्कार दोनों दिल में लेकर चल रहा हूँ। जिस भारत के लिए आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उसे बिखरने नहीं दूंगा। उधर प्रयागराज में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ ही कांग्रेस जनों ने आनंद भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम का दौरा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हो रहे सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में वे शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एमपी के राज्यपाल भी सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और भील आदिवासियों तथा क्षेत्र के अन्य आदिवासी समुदाय के लोगों की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम के प्रस्तावित दौरे से पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मांग रखी है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2 बार पत्र लिखकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को अजमेर जिले के पुष्कर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करने के साथ ही पुष्कर और अजमेर को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम गहलोत शाम 4 बजे पुष्कर पहुंचेंगे और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही ब्रह्मा मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार काम का निरीक्षण करने के साथ ही बनाए गए रैंप का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम गहलोत इसके बाद ब्रह्म घाट पहुंचेंगे और 1.25 लाख जगमग दीपों के साथ पुष्कर सरोवर में दीपदान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम का पुष्कर से ही ऑनलाइन अजमेर शहर विभिन्न विकास शहरों के लोकार्पण करने का भी कार्यक्रम है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम के दौरे को अंतिम रूप दिया है। धार जिले के नौगांव में 4 लेन के पास से 2 ऐतिहासिक मूर्तियां बरामद की गईं। काले पत्थरों से बनी मूर्तियों में एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा और दूसरी भगवान शिव की प्रतिमा बताई जा रही है। मूर्ति मिलने की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई है। अब पुरातत्व विभाग जांच के बाद ये बता पाएगा कि मूर्तियां कितनी पुरानी हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने मूर्तियों को अपने कब्जे में लिया। प्रतिमाओं को पेट्रोलिंग वाहन में ही लोड किया गया, जिस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस दौरान एहतियात क्यों नहीं बरती गई? अगर इस दौरान मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो जिम्मेदार कौन होगा? बिहार के गया में ब्राह्मणी घाट में एशिया की सबसे बड़ी भगवान सूर्य की प्रतिमा है। सतयुग से ये प्रतिमा स्थापित मानी जाती है। शास्त्रों का हवाला देते हुए पुजारी बताते हैं कि ये प्रतिमा अत्यंत ही दुर्लभ है। गया में उदयमान, मध्याह्न काल और संध्या कालीन प्रतिमा के रूप में भी भगवान भास्कर विराजमान हैं। यहाँ भगवान सूर्य पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। ब्राह्मणी घाट में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा काफी प्राचीन है। मान्यता है कि यहाँ जो मिन्नत मांगी जाती है वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। यहाँ भगवान सूर्य अपनी पत्नी संज्ञा, पुत्र शनि और यम, 2 देवियां उषा और प्रत्युषा, सैनिक सेवक के साथ 7 घोड़े हैं और 1 चक्के पर विराजमान हैं। एक साथ परिवार के साथ विराजमान भगवान सूर्य की प्रतिमा नहीं ही मिलती है। बता दें कि पिता महेश्वर में उत्तरायण सूर्य, सूर्यकुंड में दक्षिणायन सूर्य और ब्राह्मणी घाट में दोपहर के भगवान बिरंची के रूप में भगवान भास्कर विराजमान हैं। गया शहर में ये तीनों मंदिर चंद मीटर की दूरी पर पंचकोशी गया जी तीर्थ में स्थापित है। पिता महेश्वर मंदिर में अलौकिक बात है कि यहाँ मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा पर उदयमान सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। मुंगेर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छठ करने गए कुछ लोग गंगा के दलदली मिट्टी में फंस गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है जब श्रद्धालु स्थानीय गंगा तट पर छठ मनाने गए तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। घाट पहुंचने वाला रास्ता गंगा से ठीक पहले अचानक हजारों श्रद्धालुओं के चलने से दलदली हो गया। दलदल इतना हो गया कि लोगों के पैर फंस रहे थे, श्रद्धालु गिर रहे थे। कोई सूप का डाला लेकर गिर रहा था तो कोई बच्चे के साथ गिर गया। आवागमन में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय नवयुवक समिति के सदस्य भी इस रास्ते के दलदली हो जाने से अनजान थे। अचानक पूरा रास्ता चारों ओर से दलदली हो जाने से नवयुवक समिति के सदस्यों ने मोर्चा संभाला, किसी तरह लोगों को डाइवर्ट किया, लेकिन डाइवर्जन रास्ता भी दलदली हो गया। लोग गिरते संभलते घाट पर पहुंच रहे थे, पर जब वापस आने की बारी आई तो वह और भी दलदली हो गया, जिस कारण लोग उसमें फंसते चले गए। जिसके बाद कुछ स्थानीय युवाओं द्वारा उन फंसे हुए लोगों को दौरों के सहित रस्सी से खींच कर बाहर निकाला गया।
श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में 14वीं राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें 35 वर्ष से 85 वर्ष की उम्र के एथलीट्स अपनी खेल प्रतिभा का परिचय तो दे ही रहे हैं, साथ ही में अपनी फिटनेस का भी जलवा बिखेर रहे हैं। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में चल रही 2 दिवसीय राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बुजुर्ग एथलीट्स जिंदा दिली से भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, 400 मीटर, 1500 मीटर और 5000 मीटर की रेस के आयोजन किए गए, जिसमें महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं दूसरे दिन की शुरुआत 3 किलोमीटर वॉक इवेंट से हुई, जिसमें उम्र दराज महिला पुरुष एथलीट्स ने अपनी फिटनेस का परिचय दिया। इसके साथ ही हाई जंप, 100 मीटर हर्डल रेस, 200 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 110 मीटर हर्डल रेस में भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया। राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग ले रहे बुजुर्ग का कहना है कि अच्छी जीवन शैली, साफ सुथरा खान पान और नियमित रूप से व्यायाम करना ही उनकी फिटनेस का राज है। और ऐसे में युवाओं को भी वो संदेश दे रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अलवर के किसानों का लाल सोना माने जाने वाली लाल प्याज अब 7 समंदर पार भी अपने जायके का तड़का लगाएगी। पिछले साल की तुलना में इस बार प्याज की पैदावार अधिक हुई है। अलवर जिले के लिए किसानों की लाइफलाइन बनी लाल प्याज का उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर के प्याज को पूरे देश की मंडियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बकायदा इसके लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की पिछले साल से शुरुआत की थी। इस बार भी 20 नवंबर के बाद स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। किसान और आढ़तियों की मांग पर तारीख निश्चित होगी। अलवर में प्याज का रकबा 2020 में जहां 18,500 हेक्टेयर था, वहीं अब ये रकबा 2022 में 27,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अनुमान है कि इस साल 35,500 टन प्याज का उत्पादन होगा, जो अलवर की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। माना ये जा रहा है कि कई राज्यों में प्याज की फसल खराब होने के कारण देश भर के प्याज के व्यापारियों की नजर अलवर के प्याज पर है। वर्ष 2019 के बाद प्याज के भाव अच्छे रहने के कारण किसानों के लिए अब ये फायदे का सौदा बनता जा रहा है और इसी कारण किसानों का रुझान प्याज की खेती पर हुआ है। प्याज की फसल के बाद कई कर्जदार किसान कर्ज मुक्त हो चुके हैं और उनके परिवारों में भी खुशहाली आई है। दौसा में नकली बीज की खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें नकली कीटनाशक के उपयोग से किसान की सरसों की फसल नष्ट हो गई। दरअसल फराशपुरा गांव में हंसराज गुर्जर नामक ने 3 बीघा जमीन पर सरसों की बुआई की थी। ऐसे में सरसों हरी भरी हो और अच्छी पैदावार हो, इसके लिए सिकंदरा से एक खाद बीज की दुकान से 25 किलो के पाउडर के पैकेट को लेकर आया और सरसों के खेत में छिड़काव कर दिया। ऐसे में सरसों हरी भरी होने के बजाय पाउडर देने के बाद नष्ट होने लगी, वो जलने लगी, जिसके बाद किसान चिंतित हो गया। उसने इस पूरे मामले की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों को दी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को नकली हाथ में लेकर खाद विक्रेताओं के द्वारा लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, उनकी फसल भी नष्ट हो जाती है, जबकि दौसा का कृषि विभाग पूरी तरह निष्क्रिय साबित हो रहा है और फर्जीवाड़ा करने वाले खाद बीज के डीलर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बिहार के शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत करकी गांव के किसान खेत में लगी धान का फसल को बर्बाद होता देख रोने लगे। किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। धान की फसल में कीड़ा लग जाने के कारण खेत में ही धान का पौधा नष्ट हो गया। सुखाड़ प्रभावित अरियरी प्रखंड के किसानों ने निजी बोरिंग से पानी खरीदकर सैकड़ों एकड़ में धान का फसल लगाया। धान की फसल में अनाज भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कीड़ा लगने से किसान की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। किसान धान का पौधा नष्ट होने से आहत हैं। सहायता नहीं मिलने पर आत्महत्या की बात कह रहे हैं। सैकड़ों एकड़ में लगा धान का पौधा जड़ पर कीड़ा लगने की वजह से नष्ट हो गया है। पौधा के जड़ में केचुआ जैसा कीड़ा लगता है और फिर पूरी फसल नष्ट कर देता है। धान की फसल में एक भी दाना नहीं बचता।
दौसा जिले के डीडवाना गांव में बीती रात एक मकान में वन्य जीव के आने से हड़कंप मच गया। देर रात गांव में घुस गया। इसके बाद उसने एक एक कर कई मवेशियों को घायल कर दिया और उसके बाद एक मकान में प्रवेश कर अंदर बैठ गया, जिसके बाद ग्रामीण भयभीत हो गए। भय के बीच लोग उसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंचे। जहां लोग बिज्जू से डर रहे थे, वहीं वो भी लोगों से डर कर घर के कोने में छिप गया। लोगों ने लालसोट में सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने वाली गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं को सूचना दी, जिसके बाद गौरक्षा कमांडो फोर्स ने बिज्जू का रेस्क्यू किया। करीब 2 घंटे मशक्कत के बाद बिज्जू को रेस्क्यू करके उसे पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ा गया। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बिना वन विभाग की टीम के सहयोग से पूरा किया गया। वहां जाकर हमने रेस्क्यू किया और उस रेस्क्यू के दौरान उस बिज्जू को हमने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे में उसको पकड़कर और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। वो बिज्जू इतना खूंखार हो गया था कि उसने लगभग 2-3 जानवरों को घायल भी कर दिया था और वो मनुष्यों पर अटैक कर रहा था। गांव सेवा मंडल की मेहनत और सेवा भाव को देखकर पिछले साल मास्क मैन के नाम से मशहूर अजय अग्रवाल ने मवेशियों के लिए एम्बुलेंस दान की है। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर घायल और बीमार मवेशियों तक इनकी टीम पहुंचती है और प्राथमिक उपचार कर पशु अस्पताल लाकर डॉक्टर की निगरानी में पशुओं का इलाज होता है। पहले जानवरों के इलाज के लिए जाने या उन्हें अस्पताल तक लाने में बड़ी दिक्कत होती थी। किराए का वाहन लेना पड़ता था। वाहन देर से मिलने से कई बार इलाज भी समय पर नहीं मिलने से पशुओं की मौत हो जाती थी। वहीं एम्बुलेंस मिलने के बाद इन युवाओं का काम आसान हो गया है। पशु विभाग के डॉक्टर भी मानते हैं कि युवाओं की सेवा से घायल और बीमार पशुओं को समय पर इलाज मिल पा रहा है। इस सेवा मंडल में तकरीबन 200 लोगों की टीम है, लेकिन करीब 25 सदस्य एक्टिव हैं, जो 24 घंटे 7 दिन कभी भी इस काम के लिए अलर्ट रहते हैं। सभी सदस्य अपनी सुविधा अनुसार हर महीने कुछ पैसे संस्था में जमा करते हैं और इन्हीं पैसों से जानवरों की देखभाल की जाती है। सड़कों पर गाय, आवारा या पालतू कुत्तों को घूमते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब शहर में भालू घुस आए। जाहिर है लोग दहशत में आ जाएंगे। कांकेर में भी ऐसा ही हुआ। आमपारा वार्ड में मुख्य मार्ग पर भालू को देख जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भालू आराम से सड़क पर घूम रहे हैं। ये भालू पहले हाईवे किनारे झील के पास छिपा हुआ था, लेकिन अब शहर के अंदर घुस चुका है। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। वहीं लगातार बीच शहर में जंगली जानवरों के घूमने से परेशानी लगातार बढ़ रही है। लोगों में दहशत है। जिले में, शहर में लगातार भालू रात के वक्त घूमते दिख जाते हैं। हरिद्वार में वन महकमा जंगली जानवरों को रिहायशी क्षेत्रों में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। आए दिन रिहायशी इलाकों में कभी जंगली हाथी तो कभी गुलदार के आने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला कनखल क्षेत्र की गणपति धाम कॉलोनी का है, जिसमें कॉलोनी की गलियों में हाथियों का झुंड चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। हाथियों की चहलकदमी सीसीटीवी में भी कैद हुई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के किनारे बसे भेल में हाथियों की धमक से लोग खौफजदा हैं। सर्दियां शुरू होते ही एक बार फिर हाथियों की आवाजाही में एकाएक इजाफा हो गया है। गनीमत रही कि हाथियों ने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले कुछ दिनों से भेल के रिहायशी इलाकों के साथ अस्पताल तक में गजराज चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के पीछे की बाउंड्री वॉल तोड़ हाथियों ने अपना रास्ता बना दिया है। हाथी न केवल रात में बल्कि दिन में भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। शनिवार शाम भी अस्पताल परिसर में गजराज आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। उस समय भेल अस्पताल में मरीजों की भीड़ थी, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। हिमालय की चोटियों और ग्लेशियरों का लुत्फ उठाने के लिए ट्रैकिंग करने वालों को अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ग्लेशियरों में ट्रैकिंग के दौरान बढ़ते हादसों को देखते हुए बागेश्वर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। इससे पहले ट्रैकर्स आसानी से हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए निकल जाते थे और प्रशासन के पास कोई भी आंकड़े मौजूद नहीं रहते थे। ग्लेशियरों में बढ़ते हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा लागू हो गई है। खाती के पास वन विभाग की जैतोली चौकी में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जल्द ही जिला पर्यटन विभाग इसमें एक ऐप भी तैयार कर रहा है। ऐप के माध्यम से साहसिक पर्यटक पंजीकरण करेंगे और साथ ही स्थानीय गाइड को भी ट्रेनिंग करवाकर गाइड्स का भी गाइड रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
जिसके बाद ट्रैकर्स को वन विभाग की चौकियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपावली के दिन से ही जैसलमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी। हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर सैलानी गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। पर्यटकों की आवक से जैसलमेर के टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ ही स्थानीय निवासी भी बेहद खुश हैं। सोनार किला, गड़ीसर सरोवर, पटवा हवेली आदि स्थानों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ इतनी है कि पर्यटन स्थलों पर जाम लग गया है। सोनार दुर्ग जाने वाला रास्ता तो हर सुबह जाम ही हो जाता है। हजारों की संख्या में हर साल गुजराती जैसलमेर आते हैं और इस साल भी सैलानियों के आने से जैसलमेर गुलजार हो गई है। सैलानियों ने बताया कि जैसलमेर जैसी शांत और प्यारी जगह कहीं नहीं देखी। सोने जैसी पीली नगरी और इसकी रेत यहाँ खींच लाई है। सैलानी यहाँ रेत के टीलों पर कैमल राइडिंग करने के साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। वहीं 30 अक्टूबर से अहमदाबाद समेत दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर की फ्लाइट्स भी शुरू हो गई है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे। शीतकाल के दौरान गंगोत्री क्षेत्र में इस बार 52 साधु संत साधना करेंगे। पुलिस ने सत्यापन के साथ शीतकाल में साधना करने वाले साधु संतों को भी चिन्हित कर दिया है। चिन्हीकरण और सत्यापन का काम गंगोत्री क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। शीतकाल के दौरान हर साल 0 से नीचे तापमान में कई साधु संत गंगोत्री से लेकर तपोवन तक साधना करते हैं। इस बार भी 52 साधु संत साधना के लिए गंगोत्री, कनखू, भोजवासा और तपोवन पहुँचे हैं। इनमें से अधिकांश साधु संत हर साल शीतकाल में साधना करते हैं। इस दौरान लगभग 3 माह गंगोत्री क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी बर्फ को पिघलाकर करनी पड़ती है, जबकि साधना अवधि के लिए राशन की व्यवस्था पहले ही कर दी जाती है। पिछली बार जैसे शिकायत भी आई थी कि कई साधुओं की कुटियों में ताला तोड़ के कुछ सामान चोरी होने की शिकायत थी और कई साधु जो हैं बहुत दुर्गम स्थानों पे चले जाके साधना तब करते रहते हैं। उसका रिकॉर्ड पहले नहीं रहता था, बट इस बार हमने एक व्यवस्था बनाई है कि वहाँ पे फोर्स भी बढ़ाई है और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो मैं चला